जिसमें है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध अगर आप देखेंगे तो पीएससी प्री के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंस के लिए है। अगर हम लोग सीजीपीएससी मेंस में देखें तो जिसमें एक चैप्टर है संविधान और लोक प्रशासन, उसमें एक तो संविधान में लिखा है केंद्र राज्य संबंध, जिसमें तीनों संबंध बताना पड़ेगा आपको। विधायी संबंध क्या होता है, प्रशासनिक संबंध क्या होता है और वित्तीय संबंध क्या होता है। और साथ ही साथ में आपको केंद्र राज्य संबंध को अगर समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा संघात्मक व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक। तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था को लोक प्रशासन में भी लिखा है। मतलब आज का जो टॉपिक है, अभी जो सीजीपीएससी जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, जो भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22, उसमें जो 11वां भाग है केंद्र राज्य संबंध, उसमें 245 से 255 के बीच में विधायी संबंध है और 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंध है। ये दोनों को मिला के बोलते हैं भाग 11। और भाग 12 में वित्तीय संबंध है 264 से लेकर 293। ठीक है, इतना याद रखेंगे। मतलब आज हम लोग भारतीय संविधान के दो भाग, भाग 11 और भाग 12 खत्म करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हालांकि हम सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, ये जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध को जब आप दो भाग में बांटेंगे तो एक होता है सामान्य परिस्थिति और एक होता है विशेष परिस्थिति। तो सामान्य परिस्थिति में देखोगे तो आपको केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का और विषयों का स्पष्ट बंटवारा नजर आएगा। लेकिन जैसे इनकी विशेष परिस्थिति आती है तो उसमें दिखता है कि आपातकाल या इमरजेंसी के समय जो केंद्र का जो पावर है वो राज्यों से अलग हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे हम लोग संघात्मक देखे वहां पे एक सिस्टम आ गया यूनियन। मतलब भारत जो है उसमें कहीं पे यूनियन और फेडरल दोनों दिखने लगता है। उसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। क्या होता है, ऐसी व्यवस्था जहां पे पूरा का पूरा जो पावर है या शक्ति बोला जाए वो केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक मतलब यूनिटरी, और वो किसके पास है, ब्रिटेन के पास है। ठीक है, राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा संघ जो राज्यों के साथ लगा हो, साथ ही साथ राज्य चाहकर भी उससे अलग ना हो सके। मतलब देखिए, भारत का मैप बनाएंगे और भारत के अंदर क्या है, राज्य है, क्योंकि राज्यों का संघ है भारत। मतलब चाहकर भी कोई राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में विषय और शक्ति का स्पष्ट बंटवारा तो होता है, लेकिन अगर आप अंतिम में देखेंगे तो यहां पे संघात्मक की जगह आपको एकात्मक नजर आएगा। कैसे कि यहां पे केंद्र की शक्ति राज्य की तुलना में अधिक नजर आएगी। इसका मतलब आपको लगेगा कि भारत में संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा वो तो है, लेकिन इमरजेंसी के समय क्या होता है, शक्तियां किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास। उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एकात्मक। तो ये क्या होगा, केंद्र की शक्ति पावर ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू द स्टेट। क्लियर। अगर आप जाते हैं फेडरल सिस्टम में, फेडरल का सिस्टम का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा और पावर मतलब इक्वल रहेगा, केंद्र बराबर राज्य। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में ऐसा सिस्टम है, और ये राज्यों का संघ बोलोगे तो भारत और कनाडा, क्योंकि हमने इसको लिया भी कहां से, कनाडा से देश से लिया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर और आगे जाएंगे तो जैसे कि कोई देश है, देश से लगा हुआ राज्य, और इसका मतलब ऐसा है कि केंद्र की शक्ति राज्य की तुलना में कम नजर आएगी आपको, इसको बोलते हैं परिसंघात्मक कॉन्फेडरेशन सिस्टम। क्लियर। ये आपको मिलेगा कहां, ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी अगर आपको समझ आ गया होगा तब हम लोग अब एक एक भाग को अच्छे से पढ़ेंगे। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब देखते हैं विधायी संबंध। विधायी का मतलब विधि, विधि या कानून। मतलब यहां पे हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है कि मतलब विधि या कानून बनाने की शक्तियां। ध्यान देना अच्छे से। अगर हम विधायी संबंध को दो भाग में बांट दें, एक हो गया सामान्य परिस्थिति और एक हो गया विशेष परिस्थिति। तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, इसको दो भाग में फिर से बांट दिए। अगर आर्टिकल नंबर 245 में जाओगे तो इसमें लिखा है कि संसद एवं राज्य विधायिका को विधि कानून बनाने का अधिकार है, और उन्हें यह भी अधिकार है कि वो किस क्षेत्र में लागू करने का। ठीक है, मतलब आर्टिकल 245 में यह बताया गया है कि संसद या किसी राज्य की विधायिका अपने राज्य की क्षेत्र या संसद पूरे भारत के लिए विधि या कानून का निर्माण कर सकती है और उसको लागू भी करवा सकती है। एक संसद को तो यह भी अधिकार है इसके तहत कि वो विदेश में जो राजदूत होते हैं, विदेशी जो सेवाएं होती हैं या अपने सैनिक जो होते हैं उन तक भी यह कानून क्या बोलते हैं लागू रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 246। देखो आर्टिकल नंबर 246 में
और साथ ही साथ बहुत सारी सूचियों का प्रावधान है। विषय स्पष्ट कैसे, एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब ऐसा विषय जो केंद्रीय महत्व का होगा उसे संघ सूची बोलेंगे, जो राज्य क्षेत्रीय महत्व का होगा राज्य सूची, और दोनों महत्व का होगा केंद्र का भी और राज्य का, उसको समवर्ती सूची बोलेंगे। तो संघ सूची में जो विषय हैं इनमें पूरा का पूरा शक्ति संघ के पास है। ये जितने विषय होंगे उस पर कौन बना सकता है, संघ। और राज्य सूची में टोटल कितने हैं, 61, उस पर कौन बनाएगा, राज्य। और समवर्ती सूची में टोटल है 52 विषय, उसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या बोलते हैं, कानून बना सकते हैं। एक अवशिष्ट शक्ति अभी होती है, उस पर एकाधिकार है किसका, केंद्र का। क्लियर। अब हालांकि हम लोग ये जो जितनी सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, वो 7वीं सूची में है। इसको जस्ट इसके बाद मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आते हैं विशेष परिस्थिति। तो यहां तक तो आपको लगेगा कि भारत की व्यवस्था संघात्मक है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। जैसे ही हम विशेष परिस्थितियों में जाते हैं तो आपको नजर आएगा एकात्मक व्यवस्था। कैसे, तो विशेष परिस्थिति देखें, आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 का मतलब यह है कि राज्य सूची के विषय में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पेश कर दे या ये बोल दे कि यह विषय, मतलब जो राज्य सूची का विषय है ये केंद्रीय महत्व का है, तो वह केंद्र उस पर, तो वो क्या करता है, केंद्र उस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 250 का ये है, यदि कोई इमरजेंसी है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो, आर्टिकल 252, 256 के तहत लागू हो, तो राज्य सूची के सभी विषयों पर केंद्र का एकाधिकार हो जाता है। मतलब अब सत्य उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 252, 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को विधि बनाने की शक्ति सौंप सकते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के विषय में अब मतलब उस पर कानून बनाने के लिए संसद को सौंप सकती है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 253, अगर अंतरराज्यीय संधि है या समझौते को लागू करना हो तो भी केंद्र आर्टिकल नंबर 253 के तहत राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बना सकती है। क्लियर। ये आपका हो गया विधायी संबंध। अभी हम लोग पढ़ने वाले इसके बाद कौन कौन सी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संघ सूची एक्चुअल में क्या है, संघ सूची मतलब ऐसे विषय, टोटल यहाँ पे 100, कितने विषय हैं बोलेंगे तो 100 ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास, संसद के पास होता है। ठीक है। और यह मतलब जितनी सूचियां हैं जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसके बारे में 7वीं अनुसूचियों में भी उल्लेख है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है, ये भारत, इधर लिख देते हैं अपन पाकिस्तान को और इधर लिख देते हैं जापान। ठीक है। अब देखिए, ये दिल्ली, अब भारत को व्यापार करना है तो भारत व्यापार करेगा तो इधर तो व्यापार करेगा नहीं, क्योंकि इधर तो एक ही काम होता है अपने पास, युद्ध या परमाणु बम, मतलब सुरक्षा, रक्षा के बारे में बात करेंगे तो इधर करते हैं, और व्यापार करना होगा इधर करेंगे जापान के साथ। क्लियर। भाई आपने सुना होगा कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से के बेलाडीला से लॉवेस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में जो खनिज है उस खनिज का व्यापार करना है तो पहले क्या करेंगे, परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। परिवहन के बाद नदियां होगी, नदियां क्रॉस करेंगे, अंतरराज्यीय जितनी नदियां होगी, नदियों के पास खनिज को लेके आएंगे यहाँ पे ट्रेन से, ये हो गई रेल, और रेल से आया बंदरगाह, और बंदरगाह से पानी जहाज ही मिला और पानी जहाज से कहां भेज दिया अपन, लॉवेस्क को जापान। मतलब ये हो गया बंदरगाह, पोर्ट हो गया, ये हो गया जल सेवा। ठीक। अच्छा समझिए, हम लोग, भारत व्यापार करना चाहता है जापान को हमने खनिज को भेज दिया। कैसे भेजा, पहले ट्रांसपोर्टिंग यूज किया, ट्रक में डाला, बाद में वो ट्रेन में लाए, ट्रेन से लाने के बाद उसको बंदरगाह में
पानी जहाज में डाले और उसके बाद कहाँ भेज दिए, जापान। थोड़ा सा मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, विदेशी व्यापार। क्या कर रहे हैं हम लोग, विदेशी व्यापार। ठीक, अब देखिए, अब इसको डील करने के लिए हम एक इंजीनियर को हायर करते हैं और इंजीनियर को बोलते हैं कि आप चाहो तो मतलब समझ के देखिए, आप चाहो तो अपने साथ एक व्यक्ति को और ले जा सकते हो। तो वो इंजीनियर एक व्यक्ति को, अपने दोस्त को बोलता है चले यार तू भी चल घूम के आना। तो जैसे ही उसके घर वाले को पता चलता है यार ये तो विदेश जाने वाला है, तो पहले उसको बोलते हैं जा बेटा तू जा बैंक और बीमा करवा ले अपना, अगर विदेश से आया नहीं मर भी गया तो तेरे हमारे काम आएगा। एक दूसरा, ये जाता है बैंक, अपना बीमा करवा लेता है। इसके बाद क्या है देखिए, बैंक बीमा तो हो गया। अब ये लोग यहां से दोनों दोस्त बैठते हैं और बैठने के बाद बाई प्लेन कहां जाते हैं, मतलब हवाई सेवा यूज करते हैं और कहां जाते हैं, जापान। उनका दोस्त जो इंजीनियर है वो क्या करता है, यहां मीटिंग अटेंड करते रहता है और इसको बोलता है कि यार तू बाहर मत निकलना, क्योंकि जो वीजा वगैरह है सब पासपोर्ट मेरे पास है। ठीक है, लेकिन वो उसका जो दोस्त है उसको लगता है क्या दिक्कत हो रहा, घूम लूंगा, तो घूमते रहता है और वो जापान के लोग उसको पकड़ लेते हैं कहां से होकर के। तो वो बोलता है मैं भारतीय हूं। तो बोले दिखाओ तुम्हारे पास भारत का पासपोर्ट है, क्या आप भारत के नागरिक हो, तो क्या भारत की जनगणना में आपका नाम है, कोई परिचय पत्र है आपके पास। तो बोलता नहीं है। तो उन लोग वहां से फोन करते हैं, संचार, कोई नहीं फोन उठाता। फिर वो लोग चिट्ठी भेजते हैं, डाक सुविधा। ठीक है, डाक सुविधा एक, और उसके बाद संचार भी हो गया, डाक सुविधा हो गया। फिर उसका जो दोस्त है वो आ जाता है और अपने दोस्त को छुड़वा लेता है कि भाई मेरे साथ में है, और यहाँ पे जो पैसा होता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्या किए रहते हैं, एक्सचेंज किए रहते हैं पैसे को, पैसा उड़ा देता है और अपने दोस्त को छुड़वा लेता है और ये लोग फिर आराम से जैसे गए थे अपने वापस घर आ जाते हैं। क्लियर। अब अच्छे समझिए, यहां पे जो चीज है, पहला युद्ध वाला क्षेत्र, बैंकिंग, नागरिकता, जनगणना, परिवहन, रेल, बंदरगाह, जल सेवा, हवाई सेवा, संचार, डाक, विदेशी व्यापार और एक्सचेंज, ये सभी के सभी संघ सूची के विषय हैं। क्लियर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब हम लोग पढ़ लेते हैं राज्य सूची, मतलब ऐसे विषय जो राज्य या क्षेत्रीय महत्व के होंगे उनको राज्य सूची बोलते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास होता है। ठीक है, उसमें टोटल विषय कितने, 61। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए इसको अच्छे से। जैसे कि मान लो ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक, अब समझते हैं राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब कोई लड़का है, उस लड़के को यहां पे स्थानीय चुनाव लड़ना है, इसका मतलब पंचायत चुनाव लड़ना है। आप समझ लीजिए, तो पंचायत चुनाव लड़ना है। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अब वोट मांगने के पहले जाएगा घर में। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए गया सबसे पहले घर में। तो सबसे पहले किसी ने बोले कि तुम करोगे क्या नया, तो बोले मैं कृषि को अच्छा कर दूंगा, एक साथ ही साथ में सिंचाई व्यवस्था को अच्छा कर दूंगा। ये दो चीजें हो गई। ठीक, उसके बाद किसी ने पूछा, महिलाएं चलेगी, महिलाएं ने पूछी कि जो शराबबंदी है इसे करोगे क्या। ठीक, कुछ बुजुर्ग लोग बोले कि भैया कृषि और सिंचाई तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारे जो पशु हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, उसकी व्यवस्था कर देना। कुछ ने कहा शराबबंदी कर दो, किसी ने कहा कृषि सिंचाई के लिए कर दो। अब उसके मन में आया करूं क्या, तो वो क्या किया, जो शराब जो दुकान खोल के बैठे हैं उनके पास गया, तो उनको बोला कि भाई यहां से शराबबंदी हटाओ। तो बोले यार मैं नहीं हटाता। तो हम लोग चले गए न्यायालय, ये बंदा चले गया न्याय व्यवस्था के लिए, और बोले वहां पे उसने बोला कि भाई शराबबंदी वाले ने कहा कि मैं तो खोल के बैठा हूं लेकिन लोग आते हैं, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और उतनी बड़ी जमीन लेके रखा हूं मैं। तो बोले जमीन का क्या करोगे। तो इसने कहा, जो चुनाव लड़ने वाला बंदा है, कि मैं पशुओं के पालन के लिए, पशुपालन के लिए यहां पे खोल दूंगा कांजी हाउस खोल दूंगा। बोले ठीक है, केस जीत गया।
केस जीतने के बाद वो शराबबंदी वाले ने फोन किया होगा कि जितनी शराब है उसको लेके भाग जाओ, ठीक है। तो भाग रहे थे, तो उनके बाद इन्होंने फोन कर दिया पुलिस को, फिर पुलिस पकड़ी, अब पुलिस पकड़ के डाल दी उन लोग को जेल में। क्लियर? अच्छा समझिए, चुनाव लड़ने वाला था, पंचायत चुनाव, स्थानीय चुनाव कहाँ आएगा, एक कृषि सिंचाई, उसके बाद क्या देख लीजिए, शराबबंदी, न्याय, पुलिस, जेल। उसके बाद फिर से देखिए अच्छे से यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पशुपालन हो गया, कांजी हाउस हो गया, फिर क्या बोले, जो भू राजस्व है उसे भी मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो आपको दिख रही है। एक अभी हमने पुलिस को देखे, तो पहला प्रश्न आएगा जो रेलवे पुलिस होता है, देखो रेलवे किसका भाग है, केंद्र सूची का भाग है, लेकिन रेलवे पुलिस किस में आता है बोलेंगे तो संघ सूची नहीं, राज्य सूची में आता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब चीजें महत्वपूर्ण की चीजें हैं। अब एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, अब एक मिनट सुन लीजिए, ये तो हो गया कि क्या, राज्य सूची। अब जो संघ सूची हो गया और राज्य सूची हो गया, और दोनों में जो नहीं होगा, मतलब ये दोनों महत्व की चीज होगी, वो क्या है, वही समवर्ती सूची। अब जैसे वन क्षेत्र है, वन फॉरेस्ट, वन्य जीव संरक्षण किसके लिए, सिर्फ राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है कि केंद्र के लिए, कि दोनों के लिए, तो दोनों के लिए, तो दोनों महत्व के होंगे, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए, उन्हें बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। तो वन्य संरक्षण किस में आएगा, केंद्र में आएगा। एजुकेशन किसके लिए आएगा, शिक्षा किस में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। माप तौल किस में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। और जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा, तो समवर्ती सूची में आएगा, उसको आप अलग से लिख देना। तो ये हो गया आपका राज्य सूची, हमने पढ़ा भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इतना क्लियर हो गया? आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हम लोग का भाग 11 और भाग 12 जो पढ़ रहे हैं, मतलब केंद्र राज्य संबंध, उसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।